दोस्तों, जिस इंसान के हाथ बेकार हो चुके हैं, जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जो अपनी गर्दन तक नहीं हिला सकता, आपको क्या लगता है ऐसा इंसान सही मेंटल एटीट्यूड के साथ क्या कर सकता है? साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग न केवल एक इंटेलेक्चुअल दिग्गज थे, बल्कि दुर्बल विकलांगता के सामने अविश्वसनीय धीरज और इच्छा शक्ति का वो उदाहरण भी थे। 21 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन बीमारी का निदान किया गया था। डॉक्टर्स का कहना था वे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिएंगे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बीमारी पर काबू पाया और पिछली कुछ शताब्दियों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया। हॉकिंग का लक्ष्य अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी था, ब्रह्मांड की गहरी कार्यप्रणाली को समझना। अपने लक्ष्य थियरी ऑफ एवरीथिंग को खोजने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। दोस्तों, आज हम देखेंगे सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी मेंटल हेल्थ का होना कितना ज़रूरी है। हम ये भी देखेंगे कि प्रेमी एक दूसरे को दिल नहीं तो दिमाग दे बैठते हैं, क्यों और कैसे। तो उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड सब्जेक्टिव रियलिटी। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए 2 रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसे हम एक्सटर्नल रियलिटी या एक्सटर्नल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी सबके लिए सेम होती है, जैसा कि बारिश का होना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ मेरे घर पे बारिश ज़्यादा होती है और मेरे आजू बाजू में कम। सब्जेक्टिव रियलिटी, इसे हम इंटरनल रियलिटी या इंटरनल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी सबके लिए सेम होती है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, जो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जांपल, दिन के 24 घंटे तो सभी को मिलते हैं, लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है ये आपकी चॉइस होती है। अगर मुझे 100 रुपये मिले तो मैं उससे एक अच्छी बुक खरीद लूँगा, लेकिन उसी 100 रुपये से एक शराबी शराब की बोतल लेगा। एक ही जैसी सिचुएशन में 2 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सेकेंड, इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। इन ऑल लिविंग बींग्स इन अर्थ, हम इंसानों को जो सबसे अलग बनाता है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के ज़रिए हम वो सब सोच सकते हैं जो रियलिटी में होता ही नहीं, और इसी वजह से हम इंसानों ने इतनी तरक्की की है। एयरप्लेन्स बनने से पहले वो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही था। 200 साल पहले अगर कोई कहता एयरप्लेन जैसी कोई चीज़ हो सकती है तो शायद सब उसे पागल समझते, लेकिन आज रियलिटी में एयरप्लेन्स है। कोई भी आलीशान घर बनने से पहले किसी के इमेजिनेशन में होता है। हर एक सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल होने से पहले उसका सपना देखता है, सक्सेसफुल होने का इमेजिनेशन करता है, और इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने के लिए एफर्ट्स भी लेता है। लेकिन इस इमेजिनेशन की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। रोमन फिलोसोफर सिनेका ने कहा था, वी सफ़र मोर ऑफन इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। मतलब जो तकलीफ या मुसीबत रियलिटी में है ही नहीं, हम उसके बारे में सोचकर ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे परफॉर्मेंस और हेल्थ पर होता है। 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स वी इमेजिन्ड डजंट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, राजू 12th एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। वो बार बार निगेटिवली सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि जो उसने पढ़ा अगर वो एग्ज़ाम में नहीं आया तो, अगर मैं एग्ज़ाम के दिन बीमार हुआ और एग्ज़ाम नहीं दे पाया, अगर एग्ज़ाम पर टाइम पर नहीं पहुंचा, अगर एग्ज़ाम हॉल में गया और पता चला कि हॉल टिकट ही घर पर है तो क्या होगा। ऐसे न जाने कितनी निगेटिव बातें सोचकर ही राजू परेशान है। उसे फेल होने का डर सताने लगा। ज़्यादातर समय परेशान रहने की वजह से पढ़ाई पर भी वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। खाना कम हो गया, रात को भी नींद मुश्किल से आती थी। इस सब का असर उसकी हेल्थ पर साफ साफ दिखाई देने लगा। राजू की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर्स ने जांच करने पर बताया कि राजू को बेसिकली कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक्सट्रीम एंग्जाइटी मतलब चिंता की वजह से राजू की फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही थी। राजू को फिजिकल सपोर्ट से ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी। जब राजू को ये पता चला, राजू और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अब वो सोचने लगा सब लोग उसे पागल समझेंगे, कोई उसके साथ बात नहीं करेगा, कोई दोस्त नहीं होंगे। राजू की इस सोच के पीछे काफ़ी हद तक हमारा सोशल सिस्टम भी है। फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ को जितना पॉजिटिवली लिया जाता है, उतना ही निगेटिवली या फिर उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। सोशल एम्बैरेसमेंट, शर्म की वजह से लोगों को पता होता है कि उन्हें मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर भी वो मदद मांगने से या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनमें से तो कुछ सुसाइड की हद तक भी जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि हर एक इंसान को कभी ना कभी एंग्जाइटी मतलब चिंता, डिप्रेशन, निराशा एंड सिमिलर मेंटल प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से हम बस इतना ही सोचते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही है और किसी के साथ नहीं, मैं ही सबसे अलग हूँ और मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है। थर्ड, फीलिंग्स एंड रियलिटी। वाइल फीलिंग्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, इट डजंट ऑलवेज टेल रियलिटी। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमोशंस एंड फीलिंग्स हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, इमोशंस लाइफ सेविंग होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फियर इमोशंस, डर। सोचो अगर हमें ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखने का डर नहीं होता तो क्या होता। कोई भी ऊंचाई को सीरियसली नहीं लेता और अनजाने में ही कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सिमिलरली क्या होता अगर हमें खुलेआम घूमते शेर से डर नहीं लगता। एग्जाम में फेल होने का डर अगर नहीं होता तो शायद बहुत से बच्चे पढ़ाई भी ना करें। अब ये सारे एग्जाम्पल्स तो रियल डेंजर्स के हैं जिससे फियर इमोशंस हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होना शुरू होता है जब रियल डेंजर्स के साथ साथ हम इमेजिनरी डेंजर से भी डरने लगे, जैसा कि राजू के साथ हुआ। अब ऐसा नहीं कि जो राजू सोच रहा है वो हो ही नहीं सकता। पॉसिबल है कि उसने जो पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आए, या फिर उसका हॉल टिकट घर पे भूल जाए, या फिर वो बीमार हो जाए। अब प्रॉब्लम इसमें है कि राजू ज़रूरत से ज़्यादा डर रहा है। इन अदर वर्ड, उसका इमेजिनेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, खुलेआम घूम रहे शेर से डरकर भागना बिल्कुल सही है, लेकिन कॉकरोच या छिपकली को देखकर डरकर भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। भागने की ज़रूरत तो कॉकरोच या छिपकली को है। हमारे लिए तो बस उनसे थोड़ा सा दूर रहना इतना ही सफिशेंट है। लेकिन कुछ लोग कॉकरोच से इतना डरते हैं मानो कि पहाड़ टूट पड़ा हो, विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन। दरअसल बेचारा कॉकरोच भी हमें देखकर उतना ही डरा होता है जितने कि हम। समझने वाली बात यह है कि उसका डरना जायज़ है और उसे अपनी लाइफ बचानी है तो कॉकरोच ने हमसे डरना भी चाहिए। चलो मान लो अगर कॉकरोच के साथ हम 1 to 1 फाइट करें तो क्या होगा। चलो मान लो कॉकरोच अपने 10-15 दोस्तों को फ़ोन करता है, भाई लोग चलो अपने को एक आदमी को टपकाना है। फिर भी रियलिटी में डरने की किसे ज़रूरत है। सिंपली कॉकरोच से हमें डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉकरोचेस सच में डेंजरस होते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इमोशंस हमेशा हमें सच नहीं बताते। कभी कभी इमोशंस रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई रियल डेंजर्स एंड इमेजिनरी डेंजर्स। फोर्थ, ब्रेन एंड हार्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक अति विशाल पिरामिड्स इजिप्ट में लगभग 4,500 साल पहले बनाए गए, जिसमें राजा की मृत्यु होने पर उनकी डेड बॉडीज़ को रखा जाता, जिन्हें हम ममीज़ के नाम से जानते हैं। इस पर हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनी है। उस वक्त इजिप्शियन डेड बॉडी में से माइंड को डिस्ट्रॉय करते थे लेकिन हार्ट को बचा कर रखते थे। उनका मानना था कि हार्ट में आत्मा का वास होता है। 2300 ईयर्स बिफोर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल भी हार्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। एरिस्टोटल के विचारों ने पूरी दुनिया को काफ़ी प्रभावित किया था। शायद इसी वजह से सब लोग फीलिंग्स एंड इमोशंस को हार्ट के साथ जोड़ने लगे और प्रेमी एक दूसरे को दिल विल देने लगे। हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तो इसी दिल पर टिकी हुई है। दिल, हम दिल दे चुके सनम, हमारा दिल आपके पास है, दिल तो पागल है, वगैरह वगैरह। न जाने कितने मूवीज़ हमें बताते हैं कि हमारे सारे फीलिंग्स, इमोशंस, थिंकिंग इस दिल से मतलब हार्ट से आते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस आज ये बात साबित कर चुका है कि हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट नहीं तो ब्रेन है। हमारे सारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस हार्ट से नहीं तो ब्रेन से आते हैं। अगर ये बात फिलोसोफर एरिस्टोटल को पता होती तो वो ब्रेन को मतलब दिमाग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। और आजकल मूवीज़ के नाम कुछ ऐसे होते, दिमाग, हम दिमाग दे चुके सनम, हमारा दिमाग आपके पास है, दिमाग तो पागल है। ह्यूमन ब्रेन का वेट ऑन एन एवरेज 1400 ग्राम होता है। ओवरऑल बॉडी वेट के कंपैरिजन में ब्रेन का वेट 2.5% है, लेकिन कंप्लीट बॉडी में से 15 to 20% ब्लड का यूज़ अकेले ब्रेन के लिए होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन ब्रेन ही कर लेता है। हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा लगातार कम्युनिकेशन करते रहते हैं। पूरी दुनिया में जितने टेलीफोनिक सिग्नल्स एक दिन में भेजे जाते हैं उतने सिग्नल्स तो एक दिन में एक ब्रेन के अंदर होते हैं। अब आप समझ सकते हो कैसे स्टीफन हॉकिंग ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की। स्टीफन हॉकिंग का शरीर जवाब दे रहा था लेकिन दिमाग नहीं। ऐसे होनहार और लड़ाऊ साइंटिस्ट का 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च 2018 को निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आज हमने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा WHO क्या कहता है मेंटल हेल्थ को लेकर, और महामानव गौतम बुद्धा ने क्यों कहा था द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो जल्द ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में।